दोस्तों, आज का प्रोग्राम बहुत ही अहम है और अहम इस हवाले से है कि जब भी हम मौसमों में बदलाव की बात करते हैं तो कई जगह पे आपने देखा होगा कि शायर हजरात मौसमों के हवाले से, उनकी खूबसूरती के हवाले से कई ऐसे खूबसूरत अल्फाज पिरो देते हैं कि दिल चाहता है कि इन अशार को बार बार पढ़ा जाए। लेकिन कई बार मौसम कहर भी बन जाते हैं और कई बार इंसान की कारस्तानियां उसी की जिंदगी के लिए बेपनाह मुसीबतें लेकर के भी आ जाती हैं। इस हवाले से एक शेर जहन में आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि बारिश हुई तो जुगनू के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। बादल को क्या खबर कि बारिश की चाह में कितने बुलंदोबाला शजर खाक हो गए। कई जगह पे जब ये कह सकते हैं कि खुशकसाली आती है तो इंसान सोचता है कि काश बारिश की 2 बूंदें बरस पड़े और ज़मीनों के अंदर नई जान आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि बारिशों के ऐसे तूफान आते हैं कि इंसान सोचता है कि अपने आशियाने को कैसे बचाए। और कई बार ऐसा होता है कि बारिशों का वो कहर बरसता है कि इंसानी जिंदगियां तिनकों की तरह उसमें बह जाती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपने दरियाओं, अपने नदी नालों को इतना तबाह बर्बाद कर देते हैं कि जिंदगियां जिसमें कभी कभार तैरा करती थी, जिसमें जिंदगियां खूबसूरत गुजरा करती थी, जिन बारिशों और जिन कश्तियों को लेकर के हम सफर शुरू किया करते थे, वहां जिंदगी अजीरन बन के रह जाती है, क्योंकि वो दरिया, वो नदी नाले हम अपने ही हाथों से तबाह बर्बाद कर चुके होते हैं। दौरे जदीद में इंसान की ज़रूरियात इंतहाई बढ़ रही है और इंसान अपनी ज़रूरियात के हवाले से नित नई इजादात के बीच में लगा हुआ है। और इन इजादात के साथ इंसान की ज़िंदगी पर, कुदरत के निज़ाम पर कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, इसका बिला लिहाज कोई भी फ़र्क किए इंसान तो बस है कि आगे बढ़ने की चाह में है और देखता है कि अपनी ज़िंदगी के ये आयाम कैसे खूबसूरत बन जाएं। लेकिन आने वाली नस्लों के लिए, कल के लिए ये इंसान क्या कुछ सोचता है, बहुत कम लोग इस पर गौर करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 1-2 दहाइयों से पूरी दुनिया के सामने एक बड़ा मामला आकर के खड़ा हो गया है और वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज की जब हम बात करते हैं तो खुदा ना खास्ता ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ बरस तक अगर पूरी दुनिया के ममालिक यकजा होकर के इसमें एकजुट ना हुए और सीरियसली इन मामलात को ना लिया, जंगलों के कटाव को ना रोका गया, दरियाओं, नदी नालों को साफ सुथरा ना रखा गया, पोल्यूशन से बचने के लिए बड़े इकदाम ना उठाए गए, तो खुदा जाने ये दुनिया कब नेस्तो नाबूद हो जाए। और जिस अंदाज में क्लाइमेट चेंज आए रोज देखने को मिलता है, मौसमों के अंदर तगय्युर और तबद्दुल देखने को मिलते हैं, बेवक्त की बर्फबारी, बेवक्त की बारिशें देखने को मिलती हैं और नदी नालों के अंदर जो अफूनत के ढेर पड़े हुए हैं, जब वो देख करके हम पानियों का रास्ता रोक रहे हैं, ये सारी चीजें जब यकजा हो जाती है और उसके बाद इंसान की ही गलतियों से लगाए गए गलाजत के ढेर, जिनको हम किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बगैर सड़कों पर, नदी नालों के ऊपर फेंक के आ जाते हैं, उसकी वजह से जो कहर अंगेज इस वक्त खतरा पहुंच रहा है हमारे माहौलियात को, पूरी दुनिया इस पर फिक्रमंद है। और दुनिया के हर मुल्क के अंदर इस वक्त यही कसद किया जा रहा है कि कैसे हम अपने मौसमों को, किस तरह से हम अपने निज़ाम को, किस तरह से हम अपनी ज़मीन को, किस तरह से अपने मुल्कों को, किस तरह से हम अपने आशियानों को और किस तरह से आने वाले कल को महफूज कर सकें। और इस कल को महफूज करने की फिक्र के लिए अब दुनिया के अंदर कई एक ममालिक जमा हो रहे हैं। नाज़रीन किराम, आपको मालूम होगा कि इसको COP26 समिट चल रहा है और इस समिट का मुद्दा और मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि क्लाइमेट चेंज से हो रही उन तब्दीलियों पर गौर से देखा जाए जिनकी वजह से कई चीजें इंसान के लिए कहर बन करके आ रही हैं। समंदर जो इस वक्त शांत बैठे हुए हैं, किसी एक जगह पर कभी कोई ज्वार बाटा फट के आ जाए तो ऐसा लगता है कि कहर आ गया, लेकिन खुदा ना करे कि सारे ग्लेशियर फटने शुरू हो गए, लुढ़कने शुरू हो गए, तो 2 मिनट के अंदर ये दुनिया नेस्तो नाबूद होकर के रह जाएगी। उसके साथ साथ आप देख लीजिए, अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो यहां पर भी तबाहियां कम देखने को नहीं मिली। हम शायद भूल गए 2014 के उस कहर अंगेज सैलाब को, जिस सैलाब ने यहां की जिंदगियों को तबाह बर्बाद करके छोड़ दिया था। माना कि कश्मीरियों के अंदर जिंदगी जीने का एक सलीका है,
फिर उभर आए, जिंदगी फिर रवां दवां हुई। लेकिन हमारे दरिया, हमारे नदी नाले, हमारे वेटलैंड्स, हमारी आबगाहें अब भी इंसान के उन बदतरीन हाथों से दूर नहीं हैं, जहां उनकी बराई पुराई नहीं हो रही है, जहां पर बड़ी बड़ी कॉलोनियां नहीं बन रही हैं। सरकार की तरफ से भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाती। बड़ी बड़ी आबगाहों को कॉलोनियां बना करके, बड़े बड़े अस्पताल बना करके बुरी हालत के अंदर छोड़ दिया गया है। गुज़श्ता दिनों बारिश के कुछ कतरे क्या बरसे, बेवक्त की बारिश क्या हुई। इसी हफ्ते की हम बात करते हैं कि जेवीसी के अस्पताल के अंदर फिर एक मर्तबा पानी घुस आया, और पानी है कि रास्ता ढूंढ के रखा हुआ है, और 2014 के बाद कब किस गली से गुजरना है पानियों को भी अब मालूम है। इस हवाले से नाज़रीन किराम आपको बताए देते हैं कि हमारे नदी नाले सुकड़ रहे हैं, हमारी झीलें सुकड़ रही है, और हमारे जंगलात खत्म हो रहे हैं। जंगलात की तबाही हो रही है, हालात बेपनाह तबाह बर्बाद हो रहे हैं। इंसान अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बेपनाह कोशिशें कर रहा है, अंत कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये कोशिशें रायगान हो रही है। अगर हम कुल मिलाकर के इस वक्त शहरों गांव देखें तो इस वक्त फुजले और गलाजत के जो ढेर निकलते हैं, उन्हें आप किसी जगह पर मुदफन होते हुए नहीं देखेंगे, उन्हें आप किसी जगह पर रिसाइकल होते हुए नहीं देखेंगे, बल्कि ये सारी की सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं पर जाकर के हमारे नदी नालों के सुपुर्द हो रही है। COP27 के अंदर इस वक्त एक बड़ा मुबाहिसा चढ़ा हुआ है कि हम पूरी दुनिया के निजाम के अंदर जो इस वक्त खतरे लाहक है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, लाखों दरख्त लगाने की हर कोई मुल्क बात करता है, करोड़ों जगह पर प्लांटेशंस की बात होती है, नदी नालों दरियाओं को साफ सुथरा करने की बात होती है, यहां हमारे झीलें डल को ड्रेजिंग करने की बात करते हैं, तो साल से कोशिश जारी है, हर बार हाल वही होता है। इसी तरह से आप चिनाब को देख लीजिए, आप किसी भी दरिया को देख लीजिए, हर दरिया चाहे तवी की बात करें, झेलम की बात करें, हर कोई अपनी तारीख को लेकर के अपना रोना खुद रो रहा है, और इन दरियाओं के अंदर भी जिंदगियां अजीर्ण बन के रह गई हूं, और शहरों से देहात से जितने भी ड्रेनेज निकल रहे हैं सारे के सारे इन्हीं में आकर के बह जाते हैं। क्लाइमेट चेंज के लिए पूरी दुनिया के अंदर चंदे जमा किए जा रहे हैं। तमाम ऐसे आसुदा हाल मुल्क जिनके पास थोड़ा पैसा है वो इसको कोशिश करते हैं कि अगर पूरी दुनिया के साथ साथ उन्हें भी बचना है तो उन्हें उन मुल्कों की पूरी तरह से मदद करनी होगी जो मुल्क क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने साथ दीगर मुल्कों को भी ले डूबेंगे। इस हवाले से आपको नाज़रीन किराम बताए देते हैं कि COP26 के समिट में शिरकत करने की गर्ज से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक बाज़ाब्ता तौर पर लाहे अमल पूरी दुनिया के आगे रखा, और सन 2030 तक कसद किया कि किसी भी तरीके से भारत जैसे विशाल मुल्क को मुकम्मल तरीके से पोल्यूशन फ्री बना दिया जाएगा, और इसके साथ साथ एनर्जी के इस्तेमाल से भी जब बात होती है तो इसे भी रिन्यूएबल एनर्जी में बदल कर रख दिया जाएगा, और साथ साथ नदी नालों से लेकर के जंगलात की हिफाजत, प्लांटेशन और ग्लेशियरों के बार बार लुढ़क जाने से, फट जाने से जो नुकसानात हो रहे हैं, इससे निपटने के लिए भी बाज़ाब्ता दुनिया के सामने एक हिकमत अमली रखी। क्या कुछ COP26 के अंदर इसको सूरत हाल है, और क्या कुछ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर के दौरान वहां पर ख्यालात का इजहार किया। आपकी नजर उनकी ये तकरीर और COP26 के अंदर जो खदशात पाए जा रहे हैं उनके हवाले से इस तकरीर पर आप बाज़ाब्ता तौर पे अपने कमेंट भी लिख सकते हैं और बता भी सकते हैं कि हम अपने अपने इलाकों को किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से बचा सकते हैं। खुसूसी रिपोर्ट आपके लिए पेश है। Excellencies, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स आईरिस का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। ये सबसे वनरेबल देशों के लिए कुछ करने का संतोष देता है। मैं इसके लिए कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI को बधाई देता हूं। इस महत्वपूर्ण मंच पर मैं ऑस्ट्रेलिया और यूके समेत सभी सहयोगी देशों और विशेषकर मॉरिशस और जमैका समेत छोटे द्वीप समूहों के लीडर्स का स्वागत करता हूं, उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं UN सेक्रेटरी जनरल का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस लॉन्च के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया। एक्सेलेंसीज, पिछले कुछ दशकों ने सिद्ध किया है कि क्लाइमेट चेंज के प्रकोप से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो विकसित देश हो या फिर प्राकृतिक संसाधनों से धनी देश हो, सभी के लिए ये बहुत बड़ा
खतरा है, लेकिन इसमें भी क्लाइमेट चेंज से सबसे अधिक खतरा स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स सीड्स को है। ये उनके लिए जीवन मृत्यु की बात है, ये उनके अस्तित्व के लिए चुनौती है। क्लाइमेट चेंज की वजह से आई आपदाएं उनके लिए सचमुच प्रलय का रूप ले सकती हैं। ऐसे देशों के क्लाइमेट चेंज न सिर्फ उनके जीवन की सुरक्षा के लिए बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था के लिए भी बड़ी चुनौती है। ऐसे देश टूरिज्म पर बहुत निर्भर हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के चलते टूरिस्ट भी उनके पास आने से घबराते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो सीड्स देश सदियों से नेचर के साथ समन्वय में जीते रहे हैं। वे प्रकृति के स्वाभाविक साइकिल के साथ एडेप्ट करना जानते हैं, लेकिन पिछले कई दशकों में हुई स्वार्थपूर्ण व्यवहार की वजह से प्रकृति का जो अस्वाभाविक रूप सामने आया है, उसका परिणाम आज निर्दोष स्मॉल आइलैंड स्टेट्स झेल रहे हैं। और इसलिए मेरे लिए सीडीआरआई या आईरिस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं है, बल्कि ये मानव कल्याण के अत्यंत संवेदनशील दायित्व का हिस्सा है। ये मानव जाति के प्रति हम सभी की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। ये एक तरह से हमारे पापों का साझा प्रायश्चित भी है। फ्रेंड्स, सीडीआरआई किसी सेमिनार से निकली कल्पना नहीं है, बल्कि सीडीआरआई का जन्म वर्षों के मंथन और अनुभव का परिणाम है। छोटे द्वीप देशों पर मंडरा रहे क्लाइमेट चेंज के खतरे को भांपते हुए भारत ने पैसिफिक आइलैंड और कैरिकॉम देशों के साथ सहयोग के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई। हमने उनके नागरिकों को सोलार तकनीकों में ट्रेन किया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए निरंतर योगदान दिया। इस कड़ी में आज इस प्लेटफॉर्म पर मैं भारत की ओर से एक और नई पहल की घोषणा कर रहा हूं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो सीड्स के लिए एक स्पेशल डेटा विंडो को निर्माण करेगी। इससे सीड्स को सैटेलाइट के माध्यम से साइक्लोन, कोरल रीफ मॉनिटरिंग, कोस्टलाइन मॉनिटरिंग आदि के बारे में टाइमली जानकारी मिलती रहेगी। फ्रेंड्स, आईरिस के साकार करने में सीडीआरआई और सीड्स दोनों ने मिलकर काम किया है। यह को क्रिएशन और को बेनिफिट्स का अच्छा उदाहरण है। इसलिए मैं आज आईरिस के लॉन्च को बहुत अहम मानता हूं। आईरिस के माध्यम से सीड्स को टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, जरूरी जानकारी तेजी से मोबिलाइज करने में आसानी होगी। स्मॉल आइलैंड स्टेट्स के क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन मिलने से वहां जीवन और आजीविका दोनों को लाभ मिलेगा। मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया इन देशों को कम जनसंख्या वाले स्मॉल आइलैंड के रूप में देखती है, लेकिन मैं इन देशों को बड़े सामर्थ्य वाले लार्ज ओशन स्टेट्स के रूप में देखता हूं। जैसे समुद्र से निकले मोतियों की माला सबकी शोभा बढ़ाती है, वैसे ही समुद्र से घिरे सीड्स विश्व की भी शोभा बढ़ाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत इस नई परियोजना को पूरा सहयोग देगा और इसकी सफलता के लिए सीडीआरआई अन्य पार्टनर देशों और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर काम करेगा। सीडीआरआई और सभी छोटे द्वीप समूहों को इस नई पहल के लिए फिर से बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, समगच्छध्वम समध्वत्वम संवो मानसी जानता।
आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। समगच्छध्वम यानी सभी साथ मिलकर चले, संबद्धम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और सम्मो मनानस्य जानताम यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था, तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है। और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटिमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। आज पूरा विश्व मानता है कि भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने पेरिस कमिटमेंट पर लेटर एंड स्पिरिट में डिलीवर किया है। हम संकल्पबद्ध होकर हर संभव एफर्ट्स कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं और परिणाम लाकर दिखा रहे हैं। फ्रेंड्स, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को भी लेकर के आया हूं। मेरी बातें सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य का जयघोष है। आज भारत इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में विश्व में चौथे नंबर पर है। बीते 7 वर्षों में भारत की नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी में 25% से ज्यादा की वृद्धि हुई है और अब ये हमारे एनर्जी मिक्स का 40% पहुंच गया है। फ्रेंड्स, विश्व की पूरी आबादी से भी अधिक यात्री भारतीय रेल से हर वर्ष यात्रा करते हैं। इस विशाल रेलवे सिस्टम ने अपने आप को 2030 तक नेट जीरो बनाने का लक्ष्य रखा है। अकेली इस पहल से सालाना 60 मिलियन टन एमिशन की कमी होगी। इसी प्रकार हमारे विशाल एलईडी बल्ब अभियान से सालाना 40 मिलियन टन एमिशन कम हो रहा है। आज भारत दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स पर तेजी से काम कर रहा है। इसके साथ ही भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया का सहयोग करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन भी दिए हैं। सोलर पावर में एक क्रांतिकारी कदम के रूप में हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की। क्लाइमेट एडप्शन के लिए हमने कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। ये करोड़ों जिंदगियों को बचाने के लिए एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहल है। फ्रेंड्स, मैं एक और महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी का ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ल्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं।
वन वर्ल्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफ स्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। ये ऐसे विषय हैं जहां हम में से प्रत्येक को हर रोज कॉन्शियस चॉइस करनी होगी। पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोगों के हर रोज की ये चॉइसेस क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई को हर दिन बिलियन स्टेप्स आगे ले जाएगी। और मैं इस आर्थिक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर, बीती शताब्दी के अनुभवों के आधार पर हर कसौटी पर खरा उतरने का मूवमेंट मानता हूं। स्व से समष्टि का यही रास्ता है, अहम से वयम के कल्याण का यही रास्ता है। फ्रेंड्स, क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वही नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनेंस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। उचित न्याय तो ये होगा कि जो देश क्लाइमेट फाइनेंस पर किए अपने वादों पर खरे नहीं उतरे, उन पर दबाव बने,
फ्रेंड्स, आज भारत क्लाइमेट के विषय पर बहुत ही साहस और बड़ी महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत अन्य सभी विकासशील देशों की पीड़ा भी समझता है, उन्हें साझा करता है और उनकी अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति भी निरंतर करता रहेगा। कई विकासशील देशों के लिए क्लाइमेट चेंज उनके अस्तित्व पर मंडरा रहा है, एक बड़ा संकट है। हमें दुनिया को बचाने के लिए आज बड़े कदम उठाने ही होंगे। यही समय की मांग है और यही इस फोरम की प्रासंगिकता भी सिद्ध करेगा। मुझे विश्वास है कि ग्लासगो में लिए गए निर्णय हमारी भावी पीढ़ियों का भविष्य बचाएंगे और सुरक्षित और समृद्ध जीवन का उपहार देंगे। अध्यक्ष जी, मैंने समय अधिक लिया, आपसे मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन विकासशील देशों की आवाज उठाना ये मैं अपना कर्तव्य मानता हूं, इसलिए मैंने उस पर भी बल दिया है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्लाइमेट डिबेट में एडॉप्शन को उतना महत्व नहीं मिला है जितना मिटिगेशन को। यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है जो क्लाइमेट चेंज से अधिक प्रभावित है। भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए क्लाइमेट बड़ी चुनौती है। क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव आ रहा है। बेसमय बारिश और बाढ़ या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पेयजल के स्रोत से लेकर अफोर्डेबल हाउसिंग तक सभी को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। एक्सेलेंसी, इस संदर्भ में मेरे 3 विचार हैं। पहला, एडप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियों और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, टैप वाटर फॉर ऑल, स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया मिशन और उज्ज्वला क्लीन कुकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडप्टेशन बेनिफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सुधार है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक प्रैक्टिसेस को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सिलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल्स का संरक्षण भी एडप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो सकता है। तीसरा, एडप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हो किंतु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सपोर्ट मिलना चाहिए। लोकल एडप्टेशन के लिए ग्लोबल सपोर्ट की सोच के साथ ही भारत ने कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI की पहल की थी। मैं सभी देशों को इस इनिशिएटिव के साथ जुड़ने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद। जी हाँ नाज़रीन इकराम, आप देख रहे थे COP26 समिट के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, इस पर शेर हासिल बहस भी हुई। मुल्क की तरफ से वजीर आजम रहनुमाई कर रहे थे और उन्होंने साफ बता दिया कि अगर पूरी दुनिया को हमने क्लाइमेट चेंज से बचाना है तो न सिर्फ अपने अंदर एक बदलाव लाना होगा बल्कि मौजूदा हालात की जरूरियात के हिसाब से ही हमें आगे बढ़ के वो सारे काम करने होंगे जिससे मुल्क भी बचेगा और क्लाइमेट चेंज के साथ साथ दुनिया को भी बचाया जा सकेगा और अखराजात पर भी काबू पाया जा सकेगा। आपने ये प्रोग्राम देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना फीडबैक देना न भूलिएगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।